हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में देखेंगे आपका नया टॉपिक जो कि है ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है, उसमें परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, लेंस क्या है, दर्पण क्या है, मानव नेत्र क्या है, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाली हूँ और आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझ आ जाएगा इस चीज़ को। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन, बट प्लीज़ पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये है चैप्टर का नाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। बट प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट समझना होगा। पॉइंट्स ये हैं कि प्रकाश क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सभी पूरा का पूरा टॉपिक मैंने करा रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, सब समझ आने वाला है कि कहाँ पर क्या हुआ है। क्लियर, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र क्या है। पहले बेसिक डिफिनीशन तो समझ लें प्रकाश के बारे में कि क्या है ये। ठीक है, तो नोट करिए, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, हेडिंग करना है आपको ये, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिक सी डिफिनीशन है और इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। प्रकाश ऊर्जा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता बल्कि आँखों की रेटिना पर बनता है। कोई भी चीज़ हमें विजिबल है, दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि हमारी रेटिना पर प्रकाश बन रहा है। ठीक है, तो हमारी रेटिना पर प्रकाश बन रहा है जिसकी वजह से हमको पूरी दुनिया दिखाई दे रही है। तो प्रकाश क्या है? स्वयं नहीं दिखता लेकिन आँखों की रेटिना पर बनता है। और प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखना, जो ध्वनि होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश ऊर्जा क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के कंपन परस्पर लंबवत तथा संचरण की दिशा में भी लंबवत होते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ का मतलब हो गया कि जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का कंपन है और संचरण की दिशा है, ये कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी माध्यम की, किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश कहीं पर भी संचरण कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी एक सेकेंड में प्रकाश कितना जाता है? तो 3 × 10⁸ मीटर जाता है एक सेकेंड में। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लिम्डा, आवृत्ति यानी जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको एफ से डिनोट करते हैं, तथा चाल सी में संबंध होता है। तो ये होता है आपका चाल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी या लिम्डा निकालना हो, तरंग दैर्ध्य इज इक्वल टू c/f, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो जब भी तरंग दैर्ध्य निकालने को आता है, प्रकाश की चाल को आवृत्ति से डिवाइड कर दीजिए तो आपको प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है। अब प्रकाश चाहिए। ठीक है, कौन कौन से रंग होते हैं, इनकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती हैं? तो ये है तरंग दैर्ध्य। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? लाल रंग की होती है। आप सभी को सातों कलर पता होंगे, वैनी, आहा, पेनाला। ठीक है, बैनी, आहा, ये आ यहाँ से गायब हो गया है, लिख लेना आसमानी, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। ठीक है, तो बैगी, बैनी, तो बै से हो जाएगा वैगनी, नी से नीला, आ हा, तो आ से हो जाएगा आसमानी, हा से हो जाएगा हरा। ठीक है, पी ना ला, पीला, नारंगी, लाल। तो इस तरीके से ये 7 स्पेक्ट्रम होते हैं, प्रकाश के 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो बैनी, आहा, पेनाला, बैगनी, नीला, हरा, पीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, और ये है हमारा परावैगनी क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन, और ये होता है इंफ्रारेड जिसको हम बोलते हैं अवरक्त क्षेत्र। ठीक है, तो याद रखना है कि इनकी तरंग दैर्ध्य बढ़ते क्रम में इस तरीके से होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन से सब बन जाता है कि किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा या किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा और बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम होती है। अब यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना, देखो क्या होता है, C इज इक्वल टू, सॉरी, लिम्डा इज इक्वल टू क्या था? c/f था। ठीक है, तो यहाँ से लिम्डा और सी में क्या रिलेशंस दिख रहा है? डायरेक्ट रिलेशंस दिख रहा है। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी उसकी प्रकाश की चाल भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। विद्युत चुंबकीय सर्वप्रथम में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य परिसर 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक है, जो कि स्पेक्ट्रम के परावैगनी क्षेत्र व अवरक्त क्षेत्र के बीच माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं कि तरंग दैर्ध्य का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तो नोट करना,
तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसका रेंज होता है, जो कि परावैंगनी क्षेत्र और अवरक्त के बीच का एरिया होता है या इसके बीच का भाग होता है। दृश्य प्रकाश के 7 घटक रंग माने गए हैं, जिसको हमने बोला बैनी, आहा, पे, नाला। तो ये प्रकाश के 7 कंपोनेंट होते हैं, 7 घटक या 7 रंग माने जाते हैं। हमारी आँख की सुग्राहिता 5500 एंगस्ट्रॉम पीले हरे प्रकाश के लिए सबसे अधिक है। तो याद रखना कि किस प्रकाश के लिए हमारी आँख सबसे अधिक सुग्राही होती है, तो पीले हरे रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, मान लो यहाँ पर कोई एक माध्यम है, ये हवा हो गया, ये पानी का माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करता है तो उसकी चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, परंतु आवृत्ति व रंग नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाते हैं। ये प्रकाश की चाल इंटर करी, ये मीडियम दूसरा, ये मीडियम दूसरा है, तो यहाँ पर इसकी चाल और तरंगदैर्घ्य तो बदल जाएंगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी और रंग नहीं बदलेंगे। फ्रीक्वेंसी जितनी है उतनी ही रहेगी और उसका कलर जो है वही रहेगा। किसी पदार्थिक माध्यम में प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी आवृत्ति से होता है, तरंगदैर्घ्य से नहीं। ठीक है, तो किसी भी जो भी पदार्थ का माध्यम है उसमें प्रकाश के रंग का निर्धारण किससे किया जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी से किया जाता है, ना कि उसके तरंगदैर्घ्य से। ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v, तरंगदैर्घ्य लिम्डा तथा फ्रीक्वेंसी f तथा निर्वात में c लिम्डा 0 और f नॉट में संबंध क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, c इज इक्वल टू या v इज इक्वल टू सी बाई म्यू। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब ये जो लिम्डा है तरंगदैर्घ्य है, ठीक है, निर्वात में हम इसको देखेंगे तो लिम्डा इज इक्वल टू लिम्डा नॉट अपान म्यू के बराबर होता है। ठीक है, नोट कर लेना इसको। ये चाल हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये प्रकाश की चाल हो गई, और ये क्या हो गई, यहाँ पर तरंगदैर्घ्य हो गया। पारभासक वे पदार्थ जिनमें से होकर कुछ दूर चलने के बाद ही प्रकाश की तीव्रता तेजी से घट जाती है। ठीक है, तो पारभासक क्या होते हैं, तो पारभासक वे पदार्थ होते हैं जिसमें कोई भी प्रकाश थोड़ी दूर चलेगी और उसके बाद उसकी तीव्रता बहुत ही तेजी से घटने लगती है, तो ये पारभासक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी हैं, जैसे पारभासी क्या होते हैं, पारदर्शी क्या होते हैं, अपारदर्शी क्या होते हैं, तो ये सभी आपको पॉइंट पता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, आई होप आपको पता ही होगा। ठीक है, पारदर्शी वे वस्तुएं जिसके आर पार देखी जा सकती हैं, अपारदर्शी वस्तुएं जिनमें आगे जैसे हाथ हो गया हमारा, एक तरफ से दूसरी तरफ हम नहीं देख सकते हैं, तो ये हो जाता है अपारदर्शी। पारभासी जिसके आगे पीछे थोड़ा सा देखा जा सकता है, धुंधला सा दिखाई देता है, वो पारभासी हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये 3 मीडियम हो जाती हैं। छाया यानी शैडो क्या है। ठीक है, छाया का बनना प्रकाश के सरल रेखीय गमन पर आधारित होता है, क्योंकि प्रकाश कैसे चलता है, एक सरल रेखा में चलता है। मान लो कोई एक पाइप है इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ से ये इस तरीके से मुड़ जाती है, तो क्या ये प्रकाश हमको दिखाई देगी, तो ये सीधी रेखा में जा रही है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा गैपिंग ज़्यादा हुआ तो रिफ्लेक्शन से ये इधर भी पास हो जाएगी। लेकिन अगर कोई प्रकाश को पाइप इस तरीके से है तो इसमें प्रकाश का आवागमन नहीं हो पाएगा, तो प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में ही चलती है। जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरण पुंज के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है तो अवरोध के दूसरी ओर रखे पर्दे पर प्रकाश नहीं पहुँचता, जिससे वहाँ प्रकाश भाग नहीं पहुँचता और अंधेरा भाग प्राप्त होता है, जिसे छाया कहते हैं। इसको इस तरीके से समझो जैसे कि प्रकाश स्रोत से ये टॉर्च हो गई, टॉर्च एक क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया, जहाँ से बहुत सारी प्रकाश की किरण पुंज निकल रही हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये प्रकाश की किरण पुंजें निकली, बहुत सारी टॉर्च की रोशनी, और इधर अब दीवार आ गई है। ठीक है, ये क्या हो गई, वाल आ गया, तो ये अवरोध बन गया। अवरोध बन जाता है तो इसके दूसरे साइड पर यहाँ पर तो अब रोशनी नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है, तो अब जब यहाँ पर रोशनी नहीं पहुँच पाती है तो इधर अंधेरा हो जाता है, तो यहाँ पर कुछ एक छाया सी बन जाती है, अंधेरा सा पार्ट बन जाता है, तो वो क्या कहलाता है, शैडो कहलाता है, छाया कहलाती है। ठीक है, छाया वस्तु की आकृति को दर्शाता है, आकार को नहीं। ठीक है, अब वस्तु की आकृति क्या है, जैसे हम इंसान हैं तो हम इंसान ही दिखेंगे ना, आकार नहीं। आकार का मतलब होता है कि पूरा का पूरा शेप नहीं दिखाता है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, मतलब इंसान है तो इंसान ही दिखेगी उस आकृति में। उसका आकार ऐसा नहीं है कि वो इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा शैडो बनेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो छाया क्या करती है, वस्तु की आकृति को दर्शाता है, उसके आकार को नहीं। जैसे ये एक प्रकाश स्रोत है, यहाँ से निकल रही हैं क्या, कुछ प्रकाश की किरण पुंज। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक अपारदर्शी अवरोध आ गया जिसके उधर छाया जा रही है, इधर लाइट नहीं जा पा रही है,
इधर से इधर लाइट जा रही है पर यहाँ पर नहीं जा पा रही है, तो यहाँ नहीं जा पा रही है तो यहाँ पर क्या होगा, एक छाया बन जाएगा, अंधेरा आ जाएगा, इसे ही बोला जाता है छाया। ठीक है, छाया के गुण क्या हैं, तो छाया का रंग कैसा होता है, शेड का रंग क्या होता है, काला होता है। छाया का आकार वस्तु से स्रोत अथवा पर्दे की दूरी पर निर्भर करता है। यहाँ के स्रोत से और इनके बीच की दूरी इनके बीच की पर्दे की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, इसकी दूरी पर निर्भर करता है, उसी के हिसाब से ही ये बनता है। ठीक, तो आपको इतना पॉइंट प्रकाश के बारे में लिख लेना है, नोट्स बना लेनी है, समझ लेना है। अब प्रकाशिकी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या है, तो डिफिनीशन नोट करो। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के गुणों तथा प्रभावों का अध्ययन करते हैं प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है, मतलब साइंस की वह स्ट्रीम, वह ब्रांच जहाँ पर हम प्रकाश की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या उसके काम हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसा रिफ्लेक्शन, कैसा क्या। ठीक है, तो जब ये सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जिसमें, तो वो क्या कहलाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाशिकी के दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है ज्यामितीय प्रकाशिकी, जिसको किरण प्रकाशिकी भी कहा जाता है, दूसरा भौतिक प्रकाशिकी होता है। अब क्या होती है ज्यामितीय प्रकाशिकी और भौतिक प्रकाशिकी, तो इसको समझ लेते हैं इस डिफिनीशन के थ्रू। ज्यामितीय प्रकाशिकी या किरण प्रकाशिकी, इसमें प्रकाश का संचरण सरल रेखा में किरण के रूप में होता है। यह उन परिघटनाओं में लागू होती है जहां अवरोधों का आकार प्रकाश तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जैसे छाया का बनना, अपवर्तन, परावर्तन इत्यादि, ये सभी क्या होती हैं, ज्यामितीय प्रकाशिकी के अंतर्गत आती हैं, यानी किरण प्रकाशिकी हैं। ठीक है, क्योंकि ये किरण पुंज आई, फिर रिफ्लेक्शन हुआ या परावर्तन हुआ, यानी परावर्तन हुआ या आपतन हुआ, या छाया का बना। ठीक है, इस तरीके का जो अध्ययन होता है किसमें करते हैं, ज्यामितीय प्रकाशिकी या किरण प्रकाशिकी में। भौतिक प्रकाशिकी, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला तरंग प्रकाशिकी, जिसमें प्रकाश को तरंग मानकर व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण तथा ठीक है की व्याख्या की जाती है। यानी कि एक होता है तरंग प्रकाश की। भौतिक प्रकाश की दो तरीके की होती है, तरंग प्रकाश की और क्वांटम प्रकाश की। तो तरंग प्रकाश की में हम किसका अध्ययन करते हैं, प्रकाश के तरंग मानकर उसके व्यतिकरण, उसके विवर्तन और उसके ध्रुवण की व्याख्या करते हैं। जबकि क्वांटम प्रकाशिकी में प्रकाश को कण मानकर, कण मतलब फोटान मानकर, तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश को तरंग माना जा रहा है, क्वांटम प्रकाशिकी में प्रकाश को कण या फोटान मानकर प्रकाश के वैद्युत प्रभाव तथा कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो ज्यामिति जिसमें किरण मानकर, भौतिक प्रकाश की जिसमें तरंग और क्वांटम प्रकाश की होती है। तो एक बार प्रकाश को तरंग मानकर देखते हैं और एक बार प्रकाश को कण या फोटान के रूप में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकाश की हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये इतना पॉइंट आपको समझ आ गया। जब इतना आप नोट कर लेंगे तब आप आते हैं अब यहाँ पर कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, आज ही प्रकाश का परावर्तन करा के ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दर्पण के बारे में। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन छोटी सी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th 11th 12th कि कोई भी एक ये प्लेन है, समतल है, उस पर एक ये अभिलंब है, इस पर कोई भी किरण आ रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इस तल से टकराकर ये वापस चली जा रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, इनके बीच में जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं आपतित कोण। इनके बीच में जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं, ये किरण कण यहाँ बनेगा। ठीक है, ये होता है आपतित कोण, और जो यहाँ पर बनेगा यानी अभिलंब और इसके बीच में जो कोण बनेगा इधर, ये होता है परावर्तित कोण। ठीक है, आपतित किरण ये हो गया, आपतित किरण ये हो गई, परावर्तित किरण ये हो गई, अभिलंब ये हो गया, समतल ये हो गया। इनके बीच में बना कोण आपतित कोण, इनके बीच में बना कोण परावर्तित कोण हो गया। तो यहाँ से दो रिलेशंस निकल के आते हैं, दो नियम निकल के आते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल चिकने तल पर गिरती है, वह किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। जो ये है अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। और वो तल कौन सा है, ये समतल तल है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों ही बराबर होते हैं।
जो ये वाला कोण है, ये कोण और जो ये वाला कोण है एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। परावर्तन में तरंग की चाल अपरिवर्तित रहती है, यानी कि इसकी चाल परिवर्तित नहीं होती है, अपरिवर्तित रहती है। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे दर्पण, ठीक है। तो अभी तक के लिए सिर्फ आज प्रकाश की बेसिक डेफिनेशन नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बट प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।